गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इतिहास में सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, उसमें नमक यात्रा को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे लोगों ने इस आंदोलन को किस तरीके से लिया। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे सिविल ना फरमाने भी मानते हैं। अवज्ञा मतलब होता ही है कि आज्ञा ना मानना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सम्मिलित लोग थे वो सामाजिक समूह के या कह सकते अलग अलग समूह के थे। उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनकी क्या आदर्श थे, उनकी दृष्टिकोण क्या थी, उनकी स्वराज्य के प्रति सोच क्या थी, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आंदोलन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांव में किस तरीके से प्रचारित हुआ। ठीक है ना। आंदोलनों में गांव के जो संपन्न किसान समुदाय के लोग थे, जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, ये सब सक्रिय थे। क्यों? क्योंकि जो मजदूर वर्ग थे, जो सामान्य किसान थे, लोग थे, उन लोगों को अपनी रोजी रोटी या अन्य काम में ही व्यस्तता थी। बाकी जो भूमिहीन किसान थे या जिनके पास खेती कम थी, वैसे ही वो भूमिदास के रूप में बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ काम करते थे। तो उन्हें अचानक अपने मालिकों, अपने जमींदारों के विरोध करने की जो हिम्मत थी वो अभी नहीं आ पाई थी। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में भी मंदी और गिरती कीमतों से ये बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद जो आय समाप्त होने लगी थी तो उनके लिए जो सरकारी लगान था वो चुकाना काफ़ी कठिन हो गया था। चारों तरफ असंतोष का माहौल था। सरकार भी लगान था उसको कम करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए जो संपन्न किसान थे उन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्हें स्वराज्य का मतलब ये नहीं था कि देश आज़ाद हो। उन्हें स्वराज्य या सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये था कि उनकी जो नगदी फसलों की जो कीमत है जो घट रही वो मिल जाए। ठीक है। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के विरुद्ध संघर्ष, जैसे मैंने भी बताया। परंतु जब 1931 में लगान में कमी आए बिना ही आंदोलन को वापस ले लिया गया तो इन बड़े किसानों को क्या हुई, बड़ी भारी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन फिर से प्रारंभ हुआ तो अधिकांश जो बड़े जमींदार थे उन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि एक बार भागीदारी लेने के बाद आंदोलन अपने टॉप पे पहुंचा था। उसके बाद भी बिना कोई नीति, बिना कोई प्रगति के कह सकते हैं कि बिना कोई रिजल्ट के आंदोलन अचानक वापस ले लिया गांधी जी द्वारा, जिसके कारण बहुत से जो इसके समर्थक थे उन लोगों ने को बड़ा दुख हुआ। गरीब किसानों की कई मांगे थी। गरीब किसानों की क्या मांगे थी, जिससे वो समय पे क्या करते थे, लगान में कमी नहीं चाहते थे। अब तो पट्टे पर मिली भूमि का किराया भी माफ करवाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो समय समय पे लगान हो वो तो माफ हो ही जाए, बाकी जो उनको खेत जोतने के लिए, खेती करने के लिए पट्टी पे जमीन मिली है उसका भी किराया माफ हो जाए। क्योंकि इस महामंदी के समय में किसानों के पास कई सारी समस्याएं थी। उनमें से अधिकांश किसान, मैंने बताया अभी आपको कि क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदारों से खेती पट्टे पे लेकर खेती करते थे। जब नगद आय कम हो जाने के कारण और महामंदी का समय जो था वो लंबा हो जाने के कारण ये छोटे पट्टेदारों के लिए जो जमीन था किराए पे लिए, उनका जो किराया था वो भी चुकाना काफ़ी कठिन हो गया था। गरीब किसान सिर्फ लगान में ही कमी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना है वो भी माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व प्रायः समाजवादी और कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में होता था। धनी किसानों और जमींदारों की नाराजगी के डर के कारण से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से प्रायः संकोच करती रही। प्रारंभ में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जो जमींदार और जो बड़े लोग, बड़े धनी किसान हैं वो हमारा विरोध करें। इसीलिए जो मजदूर या भूमिहीन किसान थे
उन लोगों का समर्थन नहीं चाहती थी या खुलकर समर्थन कांग्रेस नहीं देना चाहती थी। इसी कारण गरीब किसानों और गरीब कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वह अनिश्चितताओं वाले रहे, यानी खुलकर इन दोनों के कोई संबंध आपस में नहीं बन पाए थे। ठीक है ना। व्यापारी वर्ग की क्या स्थिति थी वो हम लोग देखेंगे। देखिए, व्यापारिक वर्ग की स्थिति जो थी आंदोलन में वो केवल अपने लाभ के लिए थी। व्यापारी वर्ग चाहता था कि जो आंदोलन क्रांति के कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो ये इन व्यापारियों को और उद्योगपतियों को लाभ हुआ था और ये काफी प्रभावशाली हो चुके थे, इसीलिए ये लोग चाहते थे कि जो इसमें महामंदी है जिसके कारण इनको घाटा हो रहा है उनमें भी कमी आए। व्यवसाय वर्ग ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए ऐसी उपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण मैंने बताया अभी उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। विदेशी वस्तुओं के आयात से वो सुरक्षा चाहते थे। वो चाहते थे कि जो विदेशी वस्तुओं का आयात है वो कम हो तथा रुपया स्टार्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। रुपया स्टार्लिंग विदेशी विनिमय यानी जो लेन देन कपड़े या सामान या वस्तुओं के लेन देन में जो पैसे का इस्तेमाल होता था उसमें बदलाव चाहते थे जिसके कारण आयात में कमी आ जाए। ठीक है ना। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए यानी सभी व्यवसायियों का अधिकार का हनन न हो, इसके लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। जी डी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में इन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेश का नियंत्रण का विरोध किया। प्रथम जो सबने आज्ञा आंदोलन था उसका इन्होंने समर्थन भी किया था। यही नहीं, उन्होंने इस आंदोलन को अपनी आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी और साथ ही आयात की गई वस्तुओं को खरीदने और बेचने से भी मना कर दिया था। इनमें से अधिकतर व्यवसायी और उद्योगपतियों की स्वराज्य के विषय में यह धारणा थी कि स्वराज्य के आने से उनके कारोबारों पर किसी भी प्रकार की उपनिवेशिक पाबंदियां नहीं रहेगी। मैंने बताया कि सब लोग स्वराज्य या सबने आज्ञा या असहयोग आंदोलन को अपने तरीके से ले रहे थे। बड़े बड़े जो उद्योगपति या जो बिजनेसमैन थे इन लोगों को भी लग रहा था कि जो स्वराज्य का मतलब है कि जो विदेशी वस्तुएं आयात होती हैं, जो इनके व्यापार पे जो रोक लगी है, जो पाबंदियां लगी हैं, स्वराज्य यानी स्वतंत्रता होने से ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना। उनका व्यापार बिना किसी बाधा के लगातार सफलता की ओर बढ़ता रहेगा, ऐसा उनकी सोच थी। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भी भय था कि ज्यादा अगर ये लोग खुल के आएंगे तो अंग्रेजों के या अन्य लोगों के द्वारा इनका दमन होगा या इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। वह लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस की युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से ये लोग क्या थे, भयभीत थे। कांग्रेस के उद्योगपतियों के निकट जाने से जो औद्योगिक श्रमिक मजदूर थे उनसे दूर होता गया। नागपुर के अतिरिक्त मैंने भी बताया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि धनी किसान और जमींदार उनसे दूर हो जाएं और उद्योगपति भी दूर हो जाएं। इसीलिए जो इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले भूमिहीन किसान मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, वो लोग इनके खिलाफ हो गए, दूर होते गए। नागपुर के अतिरिक्त उन्होंने सबने आज्ञा आंदोलन में कहीं भी ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। केवल नागपुर के जो संतरे की फैक्ट्री जो बागानों में काम करने वाले लोग थे उन्होंने ही भाग लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के करीब आने लगे वैसे वैसे मजदूर वर्ग कांग्रेस से दूर चले गए। उसके बाद भी कुछ मजदूर वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। उन्होंने इसलिए नहीं लिए कि उन्हें समय आज्ञा आंदोलन से बड़ा लगाव था। उन्हें यह बात था कि जो उनके कम मजदूरी मिल रही है और जो इनको वेतन सही नहीं मिलता है, उस वेतन के खिलाफ इन लोगों ने उसको अपने आंदोलन को उस आंदोलन से जोड़ लिया। सन 1930 में रेलवे कामगारों ने और 1932 में गोदी जो बंदरगाहों पे काम करने वाले कामगारों में उन लोगों ने हड़ताल की थी। और 1930 में छोटा नागपुर के 3 खानों
में हजारों मजदूरों ने भी गांधी टोपी पहनकर रैलियां की और बहिष्कार के अभियानों में भाग लिया था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित नहीं कर सकी। फिर भी इतना होने के बाद भी कांग्रेस की जितनी भी रैलियां थी या विरोध रैलियां थी, उन सभी रैलियों में, प्रदर्शनों में, आंदोलनों में कांग्रेस ने खुलकर इन मजदूरों, इन गोदीदारी कामगारों, रेलवे कामगारों का भी समर्थन नहीं किया। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर हो जाएंगे और समाजवादी ताकतों में क्या आ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। सबने आज्ञा आंदोलन या सिविल नाफरमानी में महिलाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। गांधी जी की नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाओं ने उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। यही नहीं, उनके जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, दुकानों शराब की जो दुकान थी उनके सामने पैकेटिंग की। इस आंदोलन के दौरान बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं थी जो सक्रिय थी। ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिला इस आंदोलन में भाग ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के पश्चात महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र कर्तव्य दिखाई देने लगा था, परंतु सार्वजनिक भूमिका में इनकी संख्या की वृद्धि का अर्थ यह नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला। भले ये आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन अभी भी इनकी सामाजिक जो स्थिति थी या सामाजिक जो परिस्थितियां थी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना और एक अच्छी माता और पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना ही महिलाओं का वास्तविक कर्तव्य। अभी भी गांधी जी यही सोचते थे। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को स्थान देने में संकोच करती रही। कांग्रेस को सिर्फ उनकी क्या थी, प्रतीकात्मक उपस्थिति ही जरूरी थी, यानी लोगों को ये ना लगे कि महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रही हैं। ठीक है ना। अगला है ये देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्रम में देखिए क्या क्या चीजें इसको पढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हम लोग देखेंगे कि 1905 में क्या है। 1905 में है अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। 1914 से 15 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। 1918 और 19 में बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और बाबा रामचंद्र का आंदोलन शुरू हुआ था। 19 जनवरी 1921 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1922 में चौरी चौरा का जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया 5 फरवरी 1922। मई 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद जो आदिवासियों का आंदोलन था वो समाप्त हो गया। 1928 में साइमन कमीशन बाहर आया, साइमन कमीशन भारत आया और इसका विरोध किया गया। इसका विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें जितने भी सदस्य सब अंग्रेज थे, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ और लाहौर अधिवेशन में यह मांग किया गया कि अब डोमिन राज्य की बात नहीं की जाएगी, अब पूर्ण स्वराज्य की बात की जाएगी। 1930 में अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ा और सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी में कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1931 में मार्च 1931 गांधी जी द्वारा सबने आज्ञा आंदोलन वापस लिया गया और 1931 यही है गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। 1932 सबने आज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के सुरक्षा और उद्धार के लिए पूना समझौता किया गया, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1946 में
भारत में प्रथम अंतिम गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। सन 1950 26 जनवरी भारत में नए संविधान लागू किए गए। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है कि क्या क्या लिमिटेशन थी, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।